दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप वाकई में चाहते हैं कि इसी वर्ष आपका चयन हो जाए तो मैं आपसे कहूँगा कि पूरी क्लास को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। जिस शिफ्ट में भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, ये मान के चलें इस क्लास से 2 से 3 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो पूरी क्लास को देखिएगा आप लोग। यदि नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। देखिए यहाँ पर अभी ये मत सोचिएगा कि बस बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें ही आपके एग्ज़ाम में देखने को कई बार मिल जाती हैं। बस पूरी चीज़ अच्छे से समझिएगा हर बातों को। यदि कोई बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो एक बार कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पर्यावरण के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में कहा जा रहा है। देखिए पर्यावरण शब्द के बारे में यदि हम बात करते हैं तो पर्यावरण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 2 शब्दों की संधि से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि पहला शब्द आ जाता है दोस्तों परि। पहला शब्द आ जाता है परि और दूसरा शब्द आ जाता है आवरण। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो परि और दूसरा शब्द हो जाता है दोस्तों आवरण। परि का मतलब ये हो जाता है दोस्तों, परि का मतलब ये हो जाता है चारों तरफ, और आवरण का अर्थ हो जाता है घेरा हुआ। आवरण का अर्थ क्या हो जाता है? घेरा हुआ। दोस्तों इस प्रकार कहा जा सकता है कि पर्यावरण का अर्थ हो जाता है कि चारों तरफ से घेरना। तो पर्यावरण का अर्थ क्या हो जाता है? चारों तरफ से घेरना। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसी तरह के प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाता है कि आप हमें केवल और केवल साधारण रूप में ये बता दीजिए कि पर्यावरण का अर्थ क्या हो जाता है। तो चारों तरफ से घेरना आपके ऑप्शन में डाल देगा, और चारों तरफ से घूमना ऐसे बता देगा, चारों तरफ से इधर उधर जाना, ऐसे तमाम तरह की चीज़ें दे देगा। यदि आपको पता होगा तो आप लगा लेंगे। अब पर्यावरण की परिभाषा क्या हो जाती है दोस्तों? तो पर्यावरण के अर्थ के बारे में हमने क्या समझा कि पर्यावरण 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहले का मतलब हो जाता है परि और दूसरे का मतलब हो जाता है आवरण। परि का मतलब हो जाता है चारों तरफ, आवरण का मतलब हो जाता है घेरा, और पर्यावरण का अर्थ ये हो जाता है चारों तरफ से घेरना। दोस्तों अब इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या हो जाती है। देखिए मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। देखिए मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। बिल्कुल, हम सभी लोग हैं क्या? मनुष्य हैं। तो हमारे चारों ओर अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ें, ऐसे क्षेत्र जो हमें घेरे हैं, मतलब कि तमाम तरह के जो चीज़ें अभी हम समझने वाले हैं क्या चीज़ें घेरी हुई हैं, ठीक है, और उसके जीवन यानी कि हमारे जीवन को और हमारे क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें प्रभावित करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हैं, चाहे वो मानव के द्वारा निर्मित की गई चीज़ें हों, पेड़ पौधे पशु पक्षी, और जहाँ पर भी हम आसपास बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हमें घेर कर रखी हुई हैं, और वे सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर्यावरण के ही पार्ट हैं। और ये सारी चीज़ें हमें या तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं दोस्तों, या तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात ये कर लेते हैं कि पर्यावरण शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा गया। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये नहीं कि पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहा गया, ये नहीं दोस्तों, बल्कि ये पूछा गया है कि पर्यावरण के जो अंग्रेजी होती है, पर्याय तो होती है, लेकिन जो पर्यावरण की अंग्रेजी जो होती है एनवायरनमेंट तो होती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किस भाषा से हुई है? जर्मन से, फ्रेंच से, ग्रीक से। तो आपको ग्रीक हमेशा याद रहता है, और ग्रीक आप लगा के आ जाते हैं और आप बोलते हैं कि इस बार भगवान जी ने हमारा सहयोग नहीं किया, क्योंकि आपको नहीं पता था आपने क्या लगाया। तो अगर देखा जाए ऐसे में तो एनवायरनमेंट शब्द की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों फ्रेंच शब्द से हुई है। किससे हुई है? फ्रेंच शब्द से हुई है। और फ्रेंच शब्द की बात करते हैं तो एनवायरोनेर से हुई है। किससे हुई है? एनवायरोनेर से हुई है, और जिसका अर्थ हो जाता है दोस्तों पड़ोस हो जाता है। तो जिसका अर्थ ये हो जाता है पड़ोस हो जाता है, तो
एनवायरोनेर का मतलब क्या हो जाता है? पड़ोस हो जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पर्यावरण के लिए हम आस पड़ोस शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे शब्दों में यदि इसे हम समझते हैं तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास पर्यावरण, आसपास के आस पड़ोस में पाए जाने वाले जो लोग हैं, जो स्थान हैं, जो वस्तुएं हैं, जो प्रकृति है, वे सभी क्या है दोस्तों? पर्यावरण है। वे सभी क्या है दोस्तों? पर्यावरण है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आस पड़ोस पाए जाने वाले जो लोग हैं, या स्थान की बात करते हैं, वस्तुओं की बात करते हैं, या प्रकृति की बात करते हैं, तो ये सभी क्या है कि पर्यावरण है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं कि पर्यावरण के घटक के बारे में बात करते हैं। अब आइए बात करते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में। पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं दोस्तों, एक तो है प्राकृतिक और दूसरा हो जाता है मानव निर्मित हो जाता है। तो इस बात को गौर करिएगा कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं और दूसरी बात करते हैं मानव निर्मित पर्यावरण होता है। ऐसा पर्यावरण जिसको नेचर ने बनाया हो उसे क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाएगा। और ऐसा पर्यावरण जिसको मानव ने स्वयं बनाया हुआ है उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित पर्यावरण कहेंगे। अब इस बात को भी गौर करिएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो पहली बात आ जाती है दोस्तों जैविक या जैविकी पर्यावरण की बात करते हैं, ठीक है। जैविक यानी कि बायोटिक इसे कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे, ठीक है। जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो सजीव प्राणियों का संसार होता है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वे सभी जैविकी या जैविक में आ जाती हैं, यानी कि जैविक घटक में आ जाते हैं। जैसे कि जंतु की बात करते हैं, जंतु मतलब जितने भी पशु पक्षी होते हैं, और पादप की बात करते हैं तो जितने भी पादप यानी पौधे होते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर देखा जाए ऐसे में तो प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में आप देखते हैं तो जैविक घटक को आप देख सकते हैं, और जैविक घटक की बात करते हैं तो सजीव प्राणियों का संसार इसमें शामिल हो जाता है, जिसके अंतर्गत जंतु और पौधे ही आएंगे। और सूक्ष्म जीव की बात करते हैं तो वो भी इसी में आ जाएंगे। कुल मिलाकर जिसमें जीवन होता है वे सारे लोग किसमें आ जाएंगे? जैविक घटक में आ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं अजीवीय या अजैविक घटक की बात करते हैं। अजैविक घटक या भौतिक घटक की बात करते हैं तो इसे अगर देखा जाए तो इसे क्या बोला जाएगा? अबायोटिक कंपोनेंट से बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अबायोटिक कंपोनेंट से बोला जाएगा। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें स्थल आ जाएगा, जल आ जाएंगे, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप। तो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो ऐसे में क्या हो जाता है? स्थल की बात की जाती है, ऐसे में बात करते हैं जल की बात की जाती है, ऐसे में अगर देखा जाए तो वायु की बात की जाती है, और प्रकाश और मृदा एवं ताप। तो इस बात को गौर करिएगा, यानी कि ध्यान करिएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में लिविंग थिंग्स आएंगी जिसमें जीवन होगा, जैसे कि पादप, जंतु की बात करते हैं। और अजैविक घटक में जिसमें जीवन नहीं होते हैं, जैसे स्थल, जल, वायु, प्रकाश, इसमें जीवन नहीं होते हैं। मानव निर्मित की बात करते हैं जिसको मानव ने बनाया हो, जैसे इमारतें की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मानव ने बना दिया है। उद्योग की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, पुल की बात करते हैं, पार्क और संस्कृति की बात करते हैं, तो इससे मानव निर्मित एनवायरनमेंट है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र की बात करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, बस पूरी क्लास को आप ईमानदारी से देखते चलिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपने मिस किया पूरी क्लास को तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आप एक या दो प्रश्न को मिस कर दिया आपने, ठीक है। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, निश्चित तौर पर यहाँ से आज की क्लास में 2 से 3 प्रश्न तो मिलेंगे। चलिए बात करते हैं पारितंत्र। वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं या जिसमें रहते हैं दोस्तों, उसे क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र को अगर देखा जाए तो इसे अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है। तो इकोलॉजी का मतलब ये हो जाता है कि समस्त जीवधारी आपस में, मतलब जिसमें भी जीवन है, जैसे कि आप बात करते हैं कि एक तरीके से
पशु पक्षी की बात करते हैं, तो जहाँ पर भी वे आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रहते हैं और पर्यावरण की उन भौतिक रसायनों, और भौतिक रसायनों के बारे में हमने आपको बताया था, भौतिक की बात करते हैं स्थल, जल, वायु, प्रकाश, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो भौतिक के साथ अगर देखा जाए एवं रासायनिक कारकों के साथ क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं या जिसमें रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अच्छा, इस बात को भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था दोस्तों, तो 1935 में एजी टांसले साहब ने किया था। आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है, चाहे वो सीटेट की बात करें या यूपीटेट या किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले साहब ने पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग किया था। इस शब्द का, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कि पारिस्थितिकी क्या होता है, तो आप बता दीजिए कि जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं या भौतिक चीज़ों के साथ या रासायनिक चीज़ों के साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके जब हम वहाँ के जो जहाँ रहते हैं जीव जंतु, उसके चीज़ों को यानी कि रहने के उसके स्थान का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसे बोला जाता है इकोसिस्टम बोला जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, पारिस्थितिकी के बारे में बात करते हैं तो पारिस्थितिकी का अंग्रेजी पर्याय हो जाता है, अंग्रेजी मतलब हो जाता है इकोलॉजी हो जाता है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अर्नेस्ट हेकल ने किया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों दो बातें याद रखिएगा, अगर आपके इकोसिस्टम, आपके एग्जाम में इकोसिस्टम पूछा जाता है यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जाता है, तो एजी टांसले के नाम बता दीजिएगा 1935 में। और अगर आपके एग्जाम में इकोलॉजी पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा अर्नेस्ट हेकल के बारे में बता दीजिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि जो इकोसिस्टम होता है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। मतलब परमानेंट भी हो सकता है, नॉन परमानेंट हो सकता है, यह प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है छोटा बड़ा हो सकता है, स्थायी अस्थायी हो सकता है, प्राकृतिक द्वारा बनाया जा सकता है, कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा बनाया जा सकता है। यह कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है। कई छोटी छोटी इकाइयों में अगर देखा जाए तो वर्गीकृत होता है। जैसे कि बात करते हैं, अब एग्जाम्पल से समझिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या हो जाएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो ऐसे क्षेत्र जहाँ जल है और उस जल में स्वच्छ पानी जो है उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका अपना अलग इकोसिस्टम होता है, तो एक अलग इकोसिस्टम ये मिल गया। दूसरी बात करते हैं, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में बात करते हैं। और जब समुद्र में रहने वाले जीवों, स्वच्छ जल में रहने वाले जीवों के अध्ययन हम करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। अभी बताया था ना, इसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। अब वन की बात करते हैं भैया, जंगल में भी रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनका अपना इकोसिस्टम होता है, तो ये क्या हो जाता है, वनीय पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो मरुस्थल क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनका अपना अलग इकोसिस्टम होता है। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और पारिस्थितिकी क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं, पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ये हो जाता है जहाँ पर जीव जंतु वास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और एक एग्जाम्पल आप याद रखिएगा जो हमने आपको बताया हुआ है, और इसमें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि एजी टांसले साहब ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहले प्रयोग किया था। फिर आप याद कर लीजिएगा कि पारिस्थितिकी शब्द की बात करते हैं, तंत्र की बात पूछा जाएगा तो एजी टांसले, पारिस्थितिकी की बात पूछा जाएगा तो अर्नेस्ट हेकल। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय पारितंत्र जो होता है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा
एक तरीके से उत्पादक पारितंत्र है दोस्तों। तो उष्णकटिबंधीय की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय पारितंत्र जो होता है वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादक पारितंत्र होता है। अब उष्णकटिबंधीय क्या होगा, बहुत सारे छात्र परेशान होंगे। ये मानिए कि ये है आपकी पृथ्वी, पृथ्वी को दो बराबर भागों से काटने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाएगा। अगर 0 डिग्री से आप 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो इसे कहा जाता है दोस्तों कर्क रेखा कहा जाता है, और अगर आप नीचे आते हैं तो 23.5 डिग्री, इसे क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। अब कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा के ये जो पूरा ट्रॉपिक जोन होता है इसे बोला जाता है, एक तरीके से इसे बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। और यहाँ की सबसे खास बात ये है, यहाँ 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है, और यहाँ की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादक पारितंत्र आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। जैसा कि बात करते हैं उपरोक्त उदाहरण में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। बिल्कुल अगर देखा जाए तो उपरोक्त उदाहरण में हमें पता चलता है कि पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, और टिड्डा उनसे खाद्य ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, जब पौधे से क्या होता है, पौधे देखिए पौधों की ही बात करते हैं, या उस पौधों में अगर देखा जाए जो पत्तियां होती हैं कौन खाते हैं, टिड्डा वगैरह खाते हैं। अच्छा भैया, अगर टिड्डा को खाया गया, देखिए टिड्डा ने खाया क्या है, पेड़ पौधे से चीज़ों को खा लिया, और टिड्डा से अगर देखा जाए तो ऊर्जा प्राप्त होती है। अब टिड्डा जो है टिड्डा को मेढक खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए टिड्डे को खाता है यहाँ पर मेढक, तो मेढक को कौन खाद्य ऊर्जा प्रदान कर रहा है, टिड्डा कर रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सांप और मेढक से खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। देखिए सांप क्या करता है, मेढक से खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है, और खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर तक हो सकती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दूसरे से खाद्य ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, खाने की एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों एक दूसरे से, और इसे कहा जाता है खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, खाद्य श्रृंखला कहा जाएगा। और खाद्य श्रृंखला में अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 5 स्तर तक खाद्य श्रृंखला चलती है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर अगर देखा जाए तो उपभोक्ता केवल 10% ही संचित ऊर्जा कर पाता है। देखिए जितना भी हम सभी खाते हैं उसमें से अगर देखा जाए तो हमें केवल 10% हमारे अंदर ऊर्जा आती है, बाकी 90% जो ऊर्जा होती है उसकी हानि हो जाती है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि अगर हमने 100 किलो खाया कुछ, तो ये मान के चलिए कितना प्रतिशत हमारे पास आएंगे, तो केवल और केवल अगर देखा जाए तो 10% हमारे पास चीज़ें, हमारे पास ऊर्जा हमें मिलेंगी, बाकी जो 90% होंगी वो ऊर्जा की हानि हो जाएंगी दोस्तों। आप सोचिए कि अगर 100 केजी हम खाएं, 100 केजी पूरा ऊर्जा हमारे अंदर आ जाए, तो फिर आप सोचिए कि हम कितना बड़ा, यानी कि कितना बड़ा हम बन जाएंगे। मतलब कि गेट में भी हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और घर सोचिए फिर बेड पर या बिस्तर पर हम सो भी नहीं पाएंगे अगर हम जितना खाएं और इतना हमारे शरीर में सब कुछ लग जाए। ठीक है, तो ये मान के चलिए, देखिए कितना अद्भुत है प्रकृति ने कितना अच्छे से बनाया हुआ है। हम खाएंगे 100 चीज़ें, मतलब कि 100% कोई चीज़ें हम खाते हैं तो केवल और केवल 10% ऊर्जा के रूप में हमें मिलता है, 90% ऊर्जा हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, और इस कथन को किसने बताया हुआ है, और यहीं पर एक प्रश्न बन जाता है कि 10% का जो सिद्धांत है दोस्तों वो किसने दिया हुआ है, तो लिंडेमान ने दिया हुआ है। तो उपभोक्ता द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतरण को लिंडेमान साहब ने 10% का नियम दिया हुआ है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर हम 100% खाते हैं तो 10% हमें मिलता है, 90% हमारी ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो इस कथन को या इस सिद्धांत को किसने दिया है, तो लिंडेमान साहब ने दिया है, या लिंडमेन साहब या लिंडेमान साहब ने, जो भी आप ध्यान रखना चाहें रख सकते हैं, बस इनका नेम लिंडेमान या लिंडमान करके याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि इसको अगर आप समझते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि सूर्य से ऊर्जा अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है कि एक तरीके से 10,000 ऊर्जा यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 90% हानि हो जाती है, तो यहाँ पर उत्पादक को 100% मिलती है। फिर अगर देखा जाए तो ऊर्जा की इकाई 100 इकाई मिलती है, यहाँ इकाई के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, जैसे 10,000 इकाई सूर्य द्वारा ऊर्जा निकाली जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ फिर 90% हानि हो जाती है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 इकाई हमें मिलेगी। फिर यहाँ से क्या होता है, 100 इकाई क्या होता है,
कि जब क्या होता है 100 इकाइयाँ प्राथमिक उपभोक्ता खाता है तो इसे कितना मिलेगा, केवल 10 ऊर्जा इकाई मिलेगा। और जब इसके अगर देखा जाए तो ये इसे खाएगा तो इसके पास कितना बचेगा, केवल 1 इकाई बचेगा। जब कोई इसको खाएगा तो इसके पास केवल अगर देखा जाए तो 0.1 इकाई ऊर्जा मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं 10 कम होते जा रहा और 0 लास्ट में हो जा रहा। 1 की बात करते हैं, 2 3 4 5 श्रृंखला बन सकती हैं दोस्तों, जो कि हमने पहले ही बताया हुआ है ऊपर ही। किसी भी पारितंत्र के मूल उत्पादक में देखिए किसी भी पारितंत्र में क्या होता है, मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी। देखिए बिल्कुल जो मूल उत्पादक होगी, जहाँ से उत्पादक होगा, जो प्रोडक्शन करता होगा, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर उत्पादक की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेंगी। और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा पाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं जिसके पास सबसे अंतिम में वो चीज़ें जाएंगी उससे सबसे कम ऊर्जा मिलेंगी। और यही कारण है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसे बनता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधे बनता है। आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है दोस्तों, तो ऊर्जा का पिरामिड अगर देखा जाए तो सीधे बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ उत्पादक है, मान लेते हैं यहाँ पर 100 इकाई ऊर्जा है, इसको इसने खाया तो इसके पास आया 10, इसको इसने खाया तो इसके पास आया दोस्तों केवल 1 इकाई आया, इसको इसने खाया तो अगर देखा जाए तो 0.1 इकाई यहाँ पर ऊर्जा मिलेंगी। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, तो ऊर्जा का पिरामिड बनता है दोस्तों सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है ध्यान रखिएगा, सीधा बनता है, भूलिएगा नहीं। आइए श्रृंखलाओं के बारे में देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला के बारे में देखिए, द्विस्तरीय खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं तो पौधा है, पौधा के बारे में बात करते हैं तो पौधे को खाया हाथी ने, हाथी को कोई नहीं और खाने वाला है, तो ये क्या है, द्विश्रृंखला। त्रिश्रृंखला की बात करते हैं तो पौधे को खाया हिरन ने, हिरन को खाया एक तरीके से बाघ ने, इसे त्रिस्तरीय श्रृंखला बोला जाएगा। फिर चतुर्थ स्तरीय की बात करते हैं तो चतुर्थ स्तरीय में अगर देखा जाए तो पौधे को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया लोमड़ी ने और लोमड़ी को खाया बाघ ने दोस्तों। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो चतुर्थ स्तरीय की बात करते हैं तो चतुर्थ स्तरीय में अगर देखा जाए तो पौधे को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया लोमड़ी ने, लोमड़ी ने खाया बाघ को दोस्तों। पंचस्तरीय की बात करते हैं तो पंचस्तरीय में अगर देखा जाए तो पौधे को खाया कीट ने, पौधे को खाया कीट यानी टिड्डा ने, और टिड्डा को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, और सांप को खाया ऊर्जा ने। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पंचस्तरीय में अगर देखा जाए, पंचस्तरीय में अगर देखा जाए तो पौधे को खाया कीट ने यानी टिड्डा ने, और टिड्डा को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, और सांप को अगर देखा जाए तो मोर ने खाया। जो सबसे आखिरी में पाएगा उसके पास सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। यही बातें हमने आपको बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे आखिरी में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी जो होगा उसको उपभोक्ता में से अगर देखा जाए सबसे कम ऊर्जा मिलेंगी दोस्तों। उपभोक्ता में से, कहाँ से, उपभोक्ता में से, यहाँ से अगर देखा जाए तो सबसे कम ऊर्जा इसे मिलेंगी। ठीक है, सबसे कम ऊर्जा अगर देखा जाए तो इसे मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि इसने 100% खाया, इसके पास 10 आया, इसके पास 1 आया, इसके पास 0.1 आ गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा को क्या कहा जाता है, जैव सांद्रण कहा जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर एक कीट ने कुछ खा लिया, जहर वगैरह खा लिया। अब मान लेते हैं इसने जहर खाया, या एक पौधा जो था वो जहर था, इसको इसने खाया तो ये ज़्यादा प्रभावित होगा, इसको एक खाएगा तो ये कम प्रभावित होगा, इसको एक खाएगा तो ये भी कम प्रभावित होगा, एक खाएगा तो बहुत कम प्रभावित होगा। लेकिन इसे क्या कहा जाएगा, ये जो श्रृंखला गई है इसे क्या कहा जाएगा, जैव सांद्रण कहा जाएगा। आपके एग्जाम में सीटेट में ही ये पूछा जा चुका है कि जैव सांद्रण किसे कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला द्वारा खाद्य घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा को क्या कहा जाता है, जैव सांद्रण कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझ लेते हैं खाद्य जाल के बारे में। थोड़ा सा क्लास बड़ी होगी लेकिन गारंटी लेता हूं कि पूरी क्लास आप देखते हैं तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा से खाद्य जाल के बारे में। खाद्य जाल के बारे में अगर देखा जाए तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह को क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के समूह के क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का रूपांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है। देखिए, खाद्य जाल में ऊर्जा का रूपांतरण स्थानांतरण जो होता है, स्थानांतरण मार्ग जो होता है बहुदिशीय होता है।
पारितंत्र में क्या होता है, खाद्य जाल का होना आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखता है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो पारितंत्र में अगर देखा जाए तो खाद्य जाल का होना जरूरी है। देखिए खाद्य जाल का मतलब ये हो जाता है, यहाँ पर कोई किसी का इंतजार नहीं करता है। मान लेते हैं यहाँ पर खरगोश है, ठीक है, तो खरगोश को खाने वाला ऐसा नहीं कि केवल शेर ही खाएगा, खरगोश को खाने वाला कुत्ता भी खा सकता है, बिल्ली भी खा सकती है। तो जिसको एक कह सकते हैं कि एक ही जंतु को कई लोग आहार बना सकते हैं, कई लोग मतलब कई जंतु खा सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, खाद्य जाल बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखेगा। और यही खाद्य जाल क्या करते हैं, पृथ्वी के प्रकृति को संतुलन बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वे कभी भी हरास नहीं होनी चाहिए, एकदम से ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उनकी उपस्थिति बनी रहनी चाहिए। आप याद करिए कि अभी हमारी सरकार ने क्या किया था कि बाघों को दूसरे देश से लाई थी, इसीलिए लाई गई थी हमारे सरकार के द्वारा ताकि किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम खराब ना हो, ठीक है, खाद्य जाल प्रॉब्लम में ना आए। और जिससे क्या हो कि अगर ऐसी प्रॉब्लम से क्रिएट होती हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति का संतुलन होता है वो बिगड़ने लगता है। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में। देखिए मनुष्य और पर्यावरण का साथ जो होता है अटूट है, बिल्कुल अद्भुत है। मनुष्य ने जब से जीवन लिया है पर्यावरण के साथ एक अटूट संबंध ही स्थापित कर लिया है। दूसरी बात करते हैं, अगर पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। तो पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, मनुष्य पर पड़ता है। यह सत्य है कि पर्यावरण की देख रेख का जिम्मा जो है मनुष्य पर है। यह सत्य है कि अगर देखा जाए तो पर्यावरण की देख रेख का जो जिम्मा है मनुष्य पर है। परंतु यह भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई पहुँचाता है, पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान कोई पहुंचाता है तो वो है मनुष्य पहुंचाता है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी वैसे वैसे मनुष्य ने क्या किया, पर्यावरण को ख़त्म किया। इसीलिए आज प्रकृति का संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसीलिए आज प्रकृति का संतुलन बिगड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए कोरोना जैसे महामारी दोस्तों हमें देखने को मिल रही हैं। बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में बात करते हैं तो इस तंत्र के दो घटक होते हैं, एक तो जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। हमने पहले ही बता दिया है कि पारिस्थितिकी के दो घटक, एक जैविक है और दूसरा है अजैविक। लेकिन इस बात को गौर करिएगा, जैविक की बात करते हैं जिसे बायोटिक अंग्रेजी में कहते हैं, इसको भी तीन भागों में बांट दिया गया है। एक उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है और तीसरे की बात करते हैं तो अपघटनकर्ता होते हैं। ठीक है, तो जैविक को भी तीन भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अजैविक में हमने आपको बता ही दिया है, जल वगैरह आ जाते हैं, स्थल, वायु, पानी, हवा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आगे देखने वाले हैं। देखिए जैविक घटक में मैंने बताया है कि इसके तीन प्रमुख अंग हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन। उत्पादक किसे कहा जाता है, प्रोडक्शन वाला किसे कहा जाता है, प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है, सॉरी प्रोड्यूसर की बात करते हैं। देखिए पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो पौधे होते हैं वे उत्पादक का कार्य करते हैं। ठीक है, कहाँ पर, एक तरीके से पारितंत्र में। पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जो कि आप जानते ही हैं। पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, तो भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, उपभोक्ता की बात करते हैं, कंज्यूमर की बात करते हैं, तो वे जीव जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं से तो नहीं कर पाते हैं बल्कि दूसरे से करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। कंज्यूमर की बात करते हैं तो जैसे हम लोग क्या होते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं तो स्वयं से थोड़ी ना कोई सामान स्वयं से थोड़ी ना बनाते हैं। जैसे तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जहाँ से उत्पादक होता है, जहाँ से प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूस होता है, वहाँ से हम खरीदते हैं। जैसे अगर हमें बिस्किट खरीदना है तो हम बिस्किट थोड़ी ना बनाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता उन्हें कहा जाता है जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता में आपको कुछ बातें गौर करना होगा, जैसे कि चार प्रकार की बातें आएंगी। एक तो पहली बात की जाती है प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की बात करते हैं, तृतीय बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता की बात करते हैं, चौथी बात करते हैं सर्वाहारी।
देखिए कहीं जाइएगा नहीं, भले ही आपको आता है, एक बार आप पूरा रिवीजन तो करिए अच्छे से, पूरी क्लास तो देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप बीच से छोड़कर जाते हैं तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपके मन में ये बातें रह जाएंगी कि अगर हमने उस दिन पढ़ लिया होता तो आज मुझे थोड़ी सी परेशानी ना होती। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तो आपका 100% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो मेहनत किया हुआ है उसका फल आपको मिलेगा। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। मैं जानता हूँ कि जिन लोगों ने मेहनत किया है और जो मेहनत कर रहे हैं उन सभी छात्रों के साथ भगवान जी न्याय करेंगे। तो बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा, अच्छे से आपका सिलेक्शन होगा। मेरी दुआएं हैं आप सभी लोगों के ऊपर कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग वीडियो को शेयर करेंगे उन सभी लोगों को तहे दिल से जो लोग वीडियो को शेयर करेंगे उन्हें मैं तहे दिल से दुआएं देता हूं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। मैं भगवान से यही कहूंगा कि जितनी भी मैंने एक तरीके से अच्छाइयाँ किया हो, उन सभी छात्रों को जो हमारे साथ जुटे हुए हैं, पढ़ रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी अच्छाइयाँ उन पर लग जाए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, देख लीजिए कभी कभी क्या होता है, आदमी दान करता है तो सब कुछ अपना दान कर देता है। ठीक है, यही हमारी खासियत है। जिस दिन मैं हैप्पी होता हूँ तो मैं सब कुछ है दान करने पर विश्वास कर देता हूँ। ठीक है, हमने जितना भी पुण्य कमाया था आपको दे दिया चल कोई नहीं, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उससे दुगना पुण्य हमारे पास वापस आ जाएगा आप लोगों का। चलिए बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की। बात करते हैं तो ये शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं शाकाहारी होते हैं और पौधों की पत्तियां और कोमल तनों को खाते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं तो ये शाकाहारी होते हैं, ये पौधों की पत्तियां और कोमल तनों को खाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे टिड्डा, बकरी, हिरन, गाय की बात करते हैं, ये सब क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, क्योंकि ये पौधों या पत्तियों को खाते हैं या कोमल तनों को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता की सबसे खास बात ये है दोस्तों कि ये शाकाहारी जीवों को ही खा जाते हैं। ये क्या करते हैं, शाकाहारी जीवों को खाते हैं। जैसे कि मेढक की बात करते हैं। शाकाहारी जीव कौन होते हैं, मैंने आपको बताया है, यहाँ जो प्राथमिक उपभोक्ता वाले होते हैं शाकाहारी होते हैं। तो मेढक जो है टिड्डे वगैरह को खा सकता है, बिल्ली बकरी को खा सकता है, और लोमड़ी हिरन को खा सकता है, गाय को भी खा सकता है, बकरी को भी खा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो द्वितीयक होते हैं वे प्राथमिक पर कहीं ना कहीं निर्भर होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता की बात करते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ये कौन होते हैं, उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। क्या आप भी इसी में आते हैं, तो नहीं, आप बोलेंगे नहीं सर इतना भी नहीं, आप हमारी गजब की बेइज्जती कर देते हैं। हाँ, हम इसमें थोड़ी ना आएंगे। ये उच्चतर स्तर के मांसाहारी होते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। इनकी सबसे खास बात ये है, जिसको पाएंगे उसको खा लेंगे। यहाँ से मिलेंगे, अगर भेड़ बकरी क्या नाम है एक तरीके से हिरन गाय मिल जाते हैं तो उसको खा जाएंगे, अगर यहाँ से कुछ मिल जाती हैं तो इनको खा जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें इसीलिए तो इन्हें बोला गया उच्च स्तर के मांसाहारी। तो अब आप समझ गए होंगे ना कि आप इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं। जैसे शेर हिरन को भी खाता है, देखिए जैसे शेर जो है हिरन को खाता है और लोमड़ी को भी खा सकता है, और मोर जो है सांप को भी खाता है, मोर जो है सांप को खाता है, और बाज जो है सांप को खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सब उच्च स्तर के मांसाहारी हैं जिनको कोई नहीं खा सकता। शेर, अगर देखो शेर किसी को खाएगा तो इसको खाने वाला कोई पैदा नहीं है। सोचिए एक बार, मोर अगर किसी को खाता है तो फिर इसको खाने वाला कोई पैदा नहीं है, अगर ये मर जाता है तभी ये अपघटित होता है। और बाज की बात करते हैं तो बाज अगर किसी को खाता है, सांप को खाता है, तो इसको खाने वाला कोई पैदा नहीं है। इसीलिए बोला जाता है उच्च स्तर के मांसाहारी ये माने जाते हैं, जो अपने में ही राजा हैं, जो अपने में ही राजा है। चील अपने में ही एक राजा है, मोर अपने में एक राजा है, और मोर जो है भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। और शेर की बात करते हैं तो जंगल का राजा नहीं, पूरे शेर संसार का राजा है। चलिए बात करते हैं सर्वाहारी की। बात करते हैं ये सर्वाहारी में क्या होता है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करते हैं। तो प्राथमिक और उत्पादक की जो उपभोक्ता को सेवन करते हैं उन्हें सर्वाहारी। जैसे हम सभी लोग आ जाएंगे भैया सर्वाहारी में आते हैं, बिल्ली भी सर्वाहारी में, कौवा भी, मोर भी सर्वाहारी में दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं
अपघटनकर्ता को अंग्रेजी में कहा जाता है डीकम्पोजर कहा जाता है, और हिंदी में इन्हें और सरल करते हैं तो इसे मृतक भक्षी कहा जाता है। तो ये क्या करती हैं, मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीव जंतु जो मर जाते हैं उनको अपना भोजन का रूप में बना लेते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं और ये मिट्टी में मिला देते हैं। तो आप देखते हैं मरे हुए जीव जंतु होते हैं, आप देखते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं छोटे छोटे, और कहीं ना कहीं एक तरीके से सूक्ष्म जीव जो होते हैं वही एक तरीके से ख़त्म कर देते हैं, उनको फिर से मिट्टी में मिला देते हैं, तो उन्हें बोला जाता है अपघटनकर्ता। एज एग्जाम्पल में आप ध्यान रखिएगा जीवाणु और कवक। यदि आप लोगों को क्लासेज बेहतर लग रही हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस सर आप हमें जो समझा रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, और यदि आप लोगों को लगता है कि मतलब हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है तो फिर एक बार तो आज शेयर बनता ही है। बात करते हैं अजैविक घटक की, बात करते हैं तो इस घटक के अंतर्गत हमने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अजैविक घटक है ना दोस्तों, इसे अबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रकाश, जल, मृदा, कार्बनिक पदार्थ आते हैं और उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला की कड़ी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में देखेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, पूरी क्लास को देखिएगा। सिलेक्शन लेना है तो फिर पूरी क्लास देखिएगा, ठीक है। नहीं लेना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका फिर भी हो जाएगा अगर आप पूरी क्लास नहीं देखते हैं तब भी, क्योंकि हमने आपको दुआएं दिया है, लेकिन कर्तव्य करना जरूरी है। दुआओं से ही काम चलता होता तो फिर समझ लीजिए केवल दुआएं से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो जहाँ पर कर्तव्य होता है और जब दुआएं लग जाती हैं तो फिर मान के चलिए सोने पे सुहागा हो जाता है। चलिए खाद्य श्रृंखला जो होती है विभिन्न जीवों का क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खाद्य ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक दिशीय होता है। पौधे को खाया टिड्डा ने, टिड्डा को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, ठीक है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगा आज सबसे बड़ा विषय है, मानव की बात की जा रही है। चलिए आगे चलकर क्या हुआ कि पर्यावरण, अभी कहानी खत्म हो जाती है, आगे चलकर क्या हुआ कि मानव ने पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और पर्यावरण की रक्षा करना हमारे लिए फिर जिम्मेदारियां बनने लगी। फिर आगे चलकर क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास होना शुरू होगा। सबसे पहले मानव के मन में विचार आता है कि भैया हम जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं और हमें समझना होगा और हमें पर्यावरण के संरक्षण करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करते हैं। मानव पर्यावरण पर अगर देखा जाए तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की बात करते हैं। मानव पर्यावरण पर अगर देखा जाए तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की बात करते हैं। तो सबसे पहले मानव ने पर्यावरण पर जो एक तरीके से सम्मेलन किया वो स्टॉकहोम पर किया 1972 में। और दोस्तों स्टॉकहोम कहाँ पर है दोस्तों, तो स्वीडन में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली बार मानव के विचार में आता है, मानव के मन में आता है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो आने वाला जो भविष्य होगा इतना अंधेरा होगा जिसकी कल्पना हम स्वयं नहीं कर पाएंगे। तो पहला सम्मेलन कब होता है, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में होता है। और कब होता है दोस्तों, 5 जून 1972 को किया गया था। तो पहला पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण पर सम्मेलन कब किया गया, तो 5 जून 1972 में। और कहाँ पर किया गया, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा भी है पर्यावरण के संबंध में अगर देखा जाए, संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो यह पहला प्रयास था। इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि ऐसी कौन सी टैगलाइन, एक ही पृथ्वी की टैगलाइन किस सम्मेलन में बताया गया है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में बताया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन में अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ दोस्तों, किस में, 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि एक तरीके से क्या हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यानी कि UNEP का जन्म होता है दोस्तों, तो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में ये तो आ ही चुका है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना।
इस सम्मेलन से यह घोषणा की गई कि अब हम क्या करेंगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 5 जून को क्या हो जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दूसरे सम्मेलन की, बात करते हैं तो पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं तो यह सम्मेलन जो होता है दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में होता है। कहाँ पर होता है, रियो डी जेनेरियो में होता है। और यह सम्मेलन कब होता है, 3 जून 1992 को, यह 3 जून 1992 को यह सम्मेलन होता है दोस्तों। इस सम्मेलन में क्या होता है कि पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था और उस दस्तावेज का नाम रखा गया एजेंडा 21 रखा गया। तो एजेंडा 21 अगर देखा जाए तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया और उस दस्तावेज का नाम रखा गया एजेंडा 21 रखा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, थोड़ा सा क्लास बड़ी हो जा रही है, लेकिन क्या किया जाए, पढ़ाना है तो फिर हमें इस बात को फिर भूलना पड़ेगा समय को लेकर, और आपको भी सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा से समय का उतना ज़्यादा आपको पाबंद नहीं रखना होगा। चलिए भारत में पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार अगर देखा जाए तो यह अधिनियम क्या करता है, 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया। दरअसल क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होता है स्वीडन के स्टॉकहोम में दोस्तों 1972 में, और उसमें कहा जाता है कि सभी देशों से कहा जाता है भैया देखिए आप सभी लोग अपने अपने देश में क्या कर लीजिए, अपने अपने देश में पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ न कुछ कदम आप उठाइए। तो भारत सरकार ने 1986 में कदम उठाए भैया, एक पर्यावरण संरक्षण लेकर आती है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। और यह अधिनियम कब लागू होता है, 19 नवंबर 1986 को दोस्तों। और यह अधिनियम कहता है कि अब से हम भी क्या करेंगे, पर्यावरण संरक्षण करेंगे, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करेंगे और सुधार करने के लिए उसमें योजना तैयार करेंगे। और आज अगर देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अच्छे तरीके से लागू है और कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा यह अधिनियम सजग है और अच्छे तरीके से पर्यावरण कहीं ना कहीं बचाव किया जा रहा है दोस्तों। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू किया जाता है, तो 19 नवंबर 1986 को लागू किया जाता है। और ऐसा प्रयास क्यों किया जाता है, क्योंकि 1972 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो सभी देशों से कहा जाता है भैया आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आप प्रयास कीजिए। तो भारत सरकार ने भी प्रयास कर दिया। भारत सरकार ने कहा कि हम भी एक काम कर लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण एक कानून ला देते हैं, और जिससे क्या होगा कि लोगों में जो पेड़ पौधे काटते हैं उसको काटने से भी मना कर देंगे, और पेड़ पौधे जो कटे हैं उसके लिए कैसे हमें नए पेड़ पौधे लगाना है उसके लिए हम योजना भी तैयार कर लेंगे। तो फिर ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन भी हुए आगे चलकर। दरअसल क्या होता है कि 1973 में क्या होता है, चिपको आंदोलन होता है, और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा थे। और इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई, आज के उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रैनी नामक गांव से हुई थी। जब चिपको आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उस समय क्या था कि उत्तर प्रदेश एक ही था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था, ठीक है। लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड अलग है दोस्तों, और गोपेश्वर नामक शहर के एक रैनी नामक गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस आंदोलन में क्या हुआ, महिलाओं ने चढ़ बढ़कर भागीदारी ली, यानी कि महिलाओं ने पेड़ से ही चिपक गई थी दोस्तों पेड़ को रक्षा करने के लिए। क्या अद्भुत हैं लोग ना, देखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। ये आपके एग्जाम में आता है कि अमृता देवी बिश्नोई ने कब अपनी जान दी थी और किस संदर्भ में दिया था उन्होंने, तो वे कहाँ से संबंध रखते हैं, तो 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर में शहर में खेजड़ी नामक एक गांव है दोस्तों, और वहाँ पर खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करना था, वहाँ पर कटाई हो रही थी, और जिसमें क्या हुआ, अमृता देवी बिश्नोई ने क्या कर दिया था, अपनी जान दे दी थी। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब हमारे देश की महिलाएं भी क्या अद्भुत हैं, मतलब कि उन्हें भी सैल्यूट तो करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए ना, मतलब अच्छे कामों को सराहनीय करना ही चाहिए।
अपिको आंदोलन की बात करते हैं तो यह आंदोलन 1983 में शुरू हुआ। अपिको आंदोलन की बात करते हैं तो यह आंदोलन 1983 में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे पांडुरंग हेगड़े थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों अगर देखा जाए तो पांडुरंग हेगड़े थे। और यह आंदोलन वैसा ही था जैसा कि चिपको आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी कर्नाटक में, उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में। तो ध्यान रखिएगा, अपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1983 में। और यह आंदोलन, इस आंदोलन के बारे में अगर देखा जाए, इस आंदोलन के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों तो इसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। नर्मदा आंदोलन 1989 की बात करते हैं, नर्मदा आंदोलन 1989 की बात करते हैं तो इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में की गई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में आया था। कुछ पुरस्कार देख लेते हैं, बस एक दो पुरस्कार हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में और इसमें बताया गया है कि यह क्या करता है, यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो संगठन होते हैं या जो व्यक्ति विशेष होते हैं जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय या अच्छा योगदान दिया हुआ है, ठीक है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दोस्तों। इसकी शुरुआत याद कर लीजिएगा 1987 में। इसमेमें अगर किसी संगठन या व्यक्ति को दिया जा सकता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। तो इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो 1993 में हुई थी और यह उन औद्योगिक स्थानों या इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं। इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा। आइए कुछ लास्ट पॉइंट आज के बारे में देख लेते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट क्या हो जाता है, पर्यावरण संबंधी सप्ताह एवं माह के बारे में। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, फरवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब मनाया जाता है, तो 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था कौन सी है, WWF। और WWF का मतलब हो जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसके बाद जितना हमने आपको पढ़ाया हुआ है उन सभी के प्रश्नों को हमने शामिल किया हुआ है। अब आप अगली क्लास में 10 से 15 मिनट समय निकाल कर देख लीजिएगा किसी समय। वैसे तो इस क्लास के बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो इसके क्लास के बाद ही देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी सारी बला ख़त्म हो जाए और जब आप पेपर में बैठे तो आप अच्छा स्कोर करके आएँ। हमारी दुआएँ हैं आप सभी लोगों के साथ इस वर्ष आपका चयन हो। यदि आप लोगों को लगता है कि हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है तो एक बार तो कमेंट बनता है और एक बार दूसरों को तो शेयर करना ही चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, चुनना आपको है, पढ़ना आपको है, पढ़ाई आपकी है, पेपर आपका है, सब कुछ आपका है। क्या करना है देख लीजिए आप। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।